लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? क्विनोलोन्स, ठीक है। क्विनोलोन्स का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था, एडवर्स इफेक्ट स्टडी किए थे। मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या था? क्विनोलोन्स का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या था? कार्टिलेज डैमेज करती है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने बच्चों बेसिकली स्टार्ट किया था लिपिनकॉक का चैप्टर नंबर 31। फर्स्ट के हम लोगों के पास ड्रग क्लास क्विनोलोन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, ठीक है। इन्हीं फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट के अंदर हम लोग कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे व्हिच आर यूज्ड एज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। वैसे अलग से हेडिंग पे भी यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ आपको पता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट कैसे होंगे? नाम से सोच के बताओ। अच्छा, ऐसा है कि हम लोगों को डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है, ऐसा याद होगा ना, हमें रिक्वायर्ड है। ह्यूमन बीइंग्स को रिक्वायर्ड है, बैक्टीरियाज को भी तो रिक्वायर्ड हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है ऐसे, बैक्टीरियाज को भी रिक्वायर्ड है। ओके, मोस्टली हम लोग फॉलिक एसिड कैसे लेते हैं? सप्लीमेंट्स, सबसे पहले हम लोगों के ज़हन में आएगा, हम लोग सप्लीमेंट्स से लेते हैं। बैक्टीरियाज कैसे लेते होंगे? क्विनोलोन्स पॉसिबिलिटी है खुद सिंथेसाइज करती हूँ, ठीक है। अब बुक का टेक्स्ट पढ़ोगे लिखा होगा जी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज कांट एब्जॉर्ब फॉलिक एसिड, दे हैव टू सिंथेसाइज इट। खुद से अपना फॉलिक एसिड बनाना पड़ता है। हम लोगों ने तो जी सप्लीमेंट्स ले लिए, डाइट से भी ले लिया, सप्लीमेंट्स ले लिए। बैक्टीरिया जी फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अपने अंदर खुद से उसने फॉलिक एसिड बनाना है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जी अपना फॉलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं, 99% बैक्टीरिया। फ्यू आर द एक्सेप्शंस, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस का कॉज भी आगे जाके बनेगी, उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम लोगों के जहन में आ गया, हम लोग फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, बर्न के लिए हाथ जल जाए मोस्टली कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? क्वेंच यूज करते हैं ना। क्वेंच के अंदर देखो एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या नाम लिखा हुआ है? सल्फाडायाजीन, ऐसे लिखा हुआ है ना, सिल्वर सल्फाडायाजीन जी, इसके अंदर नाम लिखा है, देखो सिल्वर सल्फाडायाजीन, ये नाम लिखा है जी। हम लोगों के ज़हन में आ गया एक कॉमन मेडिसिन, एक कॉमन क्रीम हाथ जलने के ऊपर जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज क्वेंच। दूसरी एक मेडिसिन भी, क्रीम भी अवेलेबल है, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, उसका एक्टिव क्या लिखा है? मेफिनाइड एसिड। दोनों में से कॉमन नाम आपको क्वेंच का पता है ना, ठीक है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। बच्चों बेसिकली ये जो दो नाम आपको इन क्रीम्स के अंदर नजर आ रहे हैं ना, दीज आर फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। अच्छा, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट को ब्रॉडली हम लोगों ने इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। इनमें से प्रिसाइजली ये वाली जो कैटेगरी है, दैट आर सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स आर बेसिकली इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेटेस। फोलेट सिंथेटेस एक एंजाइम है जिसको सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करते हैं। इनमें कौन सी ड्रग्स है? अच्छा, दूसरा एंजाइम है फोलेट रिडक्टेस, ठीक है। उनको इनहिबिट करते हैं कुछ ड्रग्स जिन्हें हमने फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट कह दिया, ठीक है। ओके, दोनों फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। मोर प्रिसाइजली ये वाली जो कैटेगरी है ये सल्फोनामाइड्स की है, जो सिंथेटेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। इसमें देखो कौन से नाम लिखे हैं? मेफिनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन, सल्फाडायाजीन, सल्फासालाजीन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी सल्फोनामाइड है, सल्फामिथॉक्साजोल। नाम नजर आ रहे इधर? नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा, आगे जाकर हम एक फॉर्मुलेशन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जिसका नाम है, यहाँ नाम लिखूंगे, इट मींस हमें कोई जरूरत है ना क्लासिफिकेशन अच्छी पढ़े कोई, क्योंकि वो ऐसे ही मैंने कहा सल्फामिथॉक्साजोल भी, उसका आगे जाके एक फॉर्मुलेशन बहुत कॉमन फॉर्मुलेशन है, उसके अंदर उसका नाम है। इट मींस हमें थोड़ी सी अपनी जो क्लासिफिकेशन से रिवाइज करने की जरूरत है, अभी वो भी करेंगे जी। अब फर्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्विनोलोन्स स्टडी किए थे, इस लेक्चर में सल्फोनामाइड्स डिस्कस कर रहे हैं, देन इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट रिडक्टेस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कौन से दो नाम लिखे हैं? पाइरीमेथाइल, देन ट्राइमेथोप्रिन, दो नाम इसमें आ गए, ठीक है जी। अब कॉम्बिनेशन है इन दोनों का,
कॉम्बिनेशन है जी वो नीचे मेंशन किया है। क्या नाम लिखा कॉम्बिनेशन का? को का मतलब है इकट्ठा, इकट्ठा है। को ट्राई मोक्साजोल। अभी नीचे नाम लिखो। ट्राई का नाम यहाँ पे कहाँ मेंशन है? ट्राइमेथेटिक में है ना, यहाँ से आ गया। मैंने कहा इस कैटेगरी में देखो सल्फामेथोक्साजोल का नाम लिखा है? नहीं लिखा, नीचे लिखा हुआ है। इसने कहा जो कॉम्बिनेशन है सल्फोनामाइड्स का और रिडक्टेज इनहिबिटर्स का, उसमें से रिडक्टेज इनहिबिटर ट्राइमेथोक्सिम डिस्कस कर लिया। सल्फोनामाइड्स में, इन सल्फोनामाइड्स में सल्फामेथोक्साजोल है जो आना चाहिए, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, अब जी हम लोग थोड़ी सी ना डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशंस पे भी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने नाम सुना ना, कभी नाम को यूज करता है जी फॉलिक एसिड, कभी नाम इस्तेमाल करते हैं फोलेट, ऐसे ही है ना? अच्छा, सबसे पहले याद रखिए कि फोलेट या फॉलिक एसिड है, दैट इज विटामिन B9। अब सिर्फ डायग्राम देख के मुझे बताओ इसमें से फॉलिक एसिड कौन सा है, फोलेट कौन सा है? ये है जी फॉलिक एसिड, ये है फोलेट। डिफरेंस क्या है? सिर्फ देखने से थ्रू जो डाइट से नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं दैट इज फोलेट, जो सिंथेटिक सोर्स से ले रहे हैं पॉलीफेनोलिक टैबलेट्स दैट इज फॉलिक एसिड। अब कहीं भी वर्ड रिपीट होना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, ठीक है? ओके, अब जी हम लोग आ जाते हैं, हम लोग फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट इनहिबिटर्स पढ़ने जा रहे हैं। फॉलिक एसिड जी ओवरव्यू में इसने क्या चीज मेंशन की है? जो आपको फॉलिक एसिड है वो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। अगर मैं डीएनए आरएनए को मैं कह सकती हूँ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स, यही है ना उसके यूनिट्स, इट मींस उसके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर फॉलिक एसिड ही नहीं रहेगा क्या डीएनए आरएनए बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी? बिल्कुल भी। अब इसका जो है ये मोड ऑफ एक्शन है। अब इसमें एक चीज याद रखो, इसने मेंशन किया जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो अपना फॉलिक एसिड खुद बनाते हैं, ठीक है? लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है दे विल टेक डाइटरी फोलेट। क्या वर्ड यूज किया मैंने? डाइटरी फोलेट। फोलेट वर्ड यूज किया है ना, डाइटरी फोलेट। ओके, सल्फोनामाइड्स गूगल करोगे बुक के अंदर सल्फोनामाइड्स, गूगल किया सल्फा ड्रग्स भी ने कहा गया, ठीक है? सल्फा ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स है ना, SULFA, सल्फा ड्रग्स भी ने कहा गया है। ओके, क्या करते हैं जी? फोलेट की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ओके, ठीक है। अब मैंने कहा इसके अंदर जी इनको सल्फा ड्रग कहा गया है क्योंकि इनके अंदर एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड सल्फोनामाइड ग्रुप। ये जी पिक्चर है सल्फोनामाइड ग्रुप, ठीक है? अब इसमें तो कोई टेक्निकल बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अच्छा, मैंने कहा जी क्लासिफिकेशन थोड़ी रिवाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन को ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि सारी ड्रग्स के नाम आ जाए जो हम आगे जाके स्टडी करने जा रहे हैं। कौन से ड्रग का नाम मिसिंग था? सल्फा मिथोक्साजोल मिसिंग था। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में जी हम पढ़ रहे हैं जिससे सल्फोनामाइड्स शॉर्ट एक्टिंग क्लासिफाई कर दिया, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। हाँ जी, शॉर्ट एक्टिंग में पहला नाम क्या? सल्फा साइक्लिन, सल्फीसोक्साजोल, देन वी हैव सल्फा मैथीजोल, देन जो मैंने क्रीम दिखाई थी स्टार्ट में मेफिनाइड, ये दिखाई थी ना, ये भी आ गई जी शॉर्ट एक्टिंग में। अब हम लोग आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट में। उधर क्लासिफिकेशन में सल्फा मिथोक्साजोल का नाम था? नहीं था ना। बेसिकली बच्चों ये इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है। सल्फा मिथोक्साजोल, दूसरी ड्रग कौन सी? सल्फा डायाजीन, सल्फा पाइरिडीन, लॉन्ग एक्टिंग में सल्फा डोक्साइन। क्लियर हो गई क्लासिफिकेशन? यहाँ तक क्लासिफिकेशन बच्चों अच्छे तरीके से याद कर लें। अच्छा, अब जो हम सल्फोनामाइड्स पढ़ने जा रहे हैं ना, मोड ऑफ एक्शन बहुत इजी है इनके, एडवर्स इफेक्ट्स अच्छे तरीके से याद करना। कॉम्बिनेशन आगे जाके जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी, सिंथेटेस इनहिबिटर और रिडक्टेस इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन है, उसमें कौन से दो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स के नाम याद करना, ठीक है? ओके जी, सल्फोनामाइड्स। अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट देखो। अब इसने कहा है जी अब हम मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फोनामाइड्स का। इससे पहले नॉर्मली देख लेते हैं जी आपके बैक्टीरिया में क्या हो रहा है। बैक्टीरिया में क्या हो रहा है जी? आपका बैक्टीरिया टीरिडीन प्रीकर्सर को इस्तेमाल करता है, पाबा
पैरामाइनोबेंजोइक एसिड को इस्तेमाल करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस बैक्टीरिया में ये प्रोसेस हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या नाम लिखा हुआ है इधर, डाइहाइड्रोटीरियोएट सिंथेटेज। इसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, इन कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट टू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से मेरे पास टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनना है। किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में, ओके जी, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब जी मैंने कहा प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स, सारे यूनिट्स मेरे पास होंगे, फिर ही डीएनए आरएनए बनेगा ना, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सिंथेटेज एंजाइम है, इसको जो ड्रग इनहिबिट कर रही है दैट इज सल्फोनामाइड, ठीक है, ये मोड ऑफ एक्शन है जी सल्फोनामाइड्स का। अब मैंने कहा जी पापा अब कैसे इनहिबिट कर रही है, मेरे जो सल्फोनामाइड्स हैं, इधर मैंने एक वर्ड यूज किया है, दे आर एनालॉग्स ऑफ पापा। एनालॉग्स ऑफ पापा जब मैं वर्ड यूज करूँ ना, इट मींस ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है, इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है पापा से, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड से। अब जी मैंने अपनी ड्रग दी, मेरी ड्रग कंपीट करेगी पापा के साथ फॉर द एंजाइम। पापा कहेगा मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है एंजाइम को, ताकि मैं डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर बना सकूं। मेरी ड्रग कहेगी नहीं, इस तुम्हें मैंने हटाना है, इसको हटा के मैं खुद अपने जो एक्टिव साइट है मेरी एंजाइम की उसके साथ बाइंड करूंगी, मेरी ड्रग यहाँ बाइंड करेगी और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। ये बेसिकली मोड ऑफ एक्शन आपके सल्फोनामाइड्स का। ओके, अब एक और चीज ध्यान में रखो, यहाँ तक का जो स्टेप था ना डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनने तक का, ये खाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। इससे आगे का स्टेप कहाँ पे हो रहा है, दोनों में, ह्यूमन बीइंग्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि अब हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स के भी तो चांसेस है ना ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। वैसे भी हम लोग चाहे जितनी मर्जी ड्रग आइडियली डिजाइन कर ले कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगी, आखिर ह्यूमन या मैमलियन सेल्स को अफेक्ट करती है, तो एडवर्स इफेक्ट्स आती है ना, ठीक है। अब यहाँ तक बच्चों हम लोगों को क्लियर है जी हमारे सल्फोनामाइड्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब हम इधर आ जाते हैं एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम में डेफिनेटली हम देखेंगे जी किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव है, बी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्टिव है। कुछ बैक्टीरिया के नाम देख लेते हैं जी। मोर किसके अगेंस्ट है, कॉमनली कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटेरोबैक्टीरियेसी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या एज इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, देन वी हैव स्टेफाइलोकोकस एंड नोकार्डिया, ठीक है। याद रखना जी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट एक्टिव है। अब जी और किसके अगेंस्ट एक्टिव है, अब एडिशनली एक दो ड्रग्स के नाम लेके ही आपको बताएगा जी किसके अगेंस्ट एक्टिव है। सल्फाडायाजीन, सल्फाडायाजीन इन कॉम्बिनेशन विद डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। पहले सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन देखा था ना, सल्फाडायाजीन को अगर हम पायरीमेथामीन के साथ दें, ठीक है, ट्राइमोक्साजोल की बात नहीं मैं कर रही, अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया। सल्फाडायाजीन का और पायरीमेथामीन का कॉम्बिनेशन किस डिजीज के लिए इफेक्टिव है, फॉर दी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि एक पैरासाइटिक डिजीज है, ठीक है। आपकी याद दहानी के लिए जी कौन सा पैरासाइट इसको कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट है, जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। कहां से इन्फेक्शन मोस्टली होता है, ड्यू टू अनकुक्ड फूड, इन्फेक्टेड कैट फीसेस, ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये इफेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ मैंने आपको का कॉम्बिनेशन है सल्फाडायाजीन का पायरीमेथामीन का, दूसरा कॉम्बिनेशन पीछे हमने कौन सा देखा था, सल्फामेथोक्साजोल का ट्राइमेथामीन। इस कॉम्बिनेशन का प्रॉपर नाम है कोट्राइमोक्साजोल। इसको और इसको मिक्स नहीं करना है आपस में, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सी दो ड्रग्स का है, पायरीमेथामीन, दूसरा कॉम्बिनेशन है सल्फामेथोक्साजोल का और ट्राइमेथोप्रिन का कॉम्बिनेशन आ गया। अच्छा सल्फा डायाजीन यहाँ पढ़िए, डायाजीन। दूसरा नाम आ रहा है सल्फाडोक्साइन का कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं पायरीमेथामीन के साथ। तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया ना, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सल्फाडोक्साइन और पायरीमेथामीन। यहाँ
पाइरीमेथामीन का किसके साथ कॉम्बिनेशन था? डायाजीन के साथ। और यहाँ किसके साथ है? टॉक्साइन के साथ कॉम्बिनेशन पाइरीमेथामीन का देते हैं, दैट इज यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, पिछला कॉम्बिनेशन किसके लिए था? पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए। ये कॉम्बिनेशन किसके लिए? एंटी मलेरियल एक्ट करता है। ओके जी, अब जी ये जो एंटी आपका बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है सल्फा ड्रग्स का, मोस्ट ऑफ द जो आपके ये सल्फा ड्रग्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूजेस पढ़े ना हम लोग, पहला जो हम लोग ने स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया, एक्टिव अगेंस्ट बोथ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, यूजेस की तरफ आते जा रहे हैं। बैक्टीरिया पढ़े तो जाहिर है बैक्टीरिया हमें यूज का ही बताएंगे ना। ओके, यूज की तरफ आगे पहला यूज था फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सेकंड यूज हम लोगों ने कौन सा देखा? मलेरिया के अगेंस्ट, थर्ड यूज कौन सा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ओके, अब रेजिस्टेंस खुद से सोच के बताओ, रेजिस्टेंस कैसे आएगी? पहले हमने कहा ना मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया 99% बैक्टीरिया अपना फॉलिक एसिड खुद बना रही है। ऐसे कहा ना, फोलेट खुद बना रही है, फॉलिक एसिड खुद बना रही है। ठीक है, जो तो खुद एक आधा परसेंटेज जो खुद नहीं बना रही वो तो रेजिस्टेंट है ना इन ड्रग्स के अगेंस्ट जी। एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। ड्रग ने पेनिट्रेट करना है, बैक्टीरिया के अंदर जाना है, फिर डिफरेंट स्टेप्स को ब्लॉक करना है। ड्रग की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई, पेनिट्रेशन ही नहीं हुई, इन्फ्लक्स नहीं हुई, तब रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज आपके जहन में आ रही है? कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए, कोई ऑल्टरेशन आ जाए किसके अंदर? एंजाइम्स के अंदर किसी किस्म की, चाहे इस एंजाइम की बात करें या फिर इस एंजाइम की बात करें, इसमें किसी किस्म की कोई ऑल्टरेशन आ जाए तब भी तो रेजिस्टेंस आ जाएगी ना। ठीक है, अगर मेरे बैक्टीरिया अपने पाबा के अमाउंट को बढ़ा दे एज कंपेयर टू द ड्रग मॉलिक्यूल्स, तब भी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सो बच्चों रेजिस्टेंस के ऑप्शंस आप लोगों ने खुद सोचनी है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, हम ऑप्शन सोचते हैं, फिर उन्हें आर्टिकल्स से या बुक से वेरीफाई करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। ओके, एब्जॉर्प्शन टॉपिकल ड्रग देखी है ना हम लोगों ने। इधर देखो कौन कौन से डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल आ रहे हैं। क्रीम्स हैं, टॉपिकल है, आईवी फॉर्म है, ओरल फॉर्म है, स्पोस्ट्रीज में। ठीक है, स्पोस्ट्रीज में एब्जॉर्प्शन क्या है जी? वेल एब्जॉर्ब्ड ड्रग है, एक्सेप्ट आगे चल के कहिए एक्सेप्ट सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन पेशेंट को दी, उसने क्या है जी? इट इज नॉट एब्जॉर्ब। चाहे आप उसे ऑरली दें या उसकी स्पोस्ट्रीज दें, चाहे ऑरली दें या उसकी स्पोस्ट्रीज दें, ड्रग ने अब बच्चों एब्जॉर्ब नहीं होना। ओके, क्या ये हमारे लिए किसी तरह बेनिफिशियल हो सकता है? ड्रग जो है वो मैं फॉर एग्जांपल मैंने दी, ऑरली दी, स्पोस्ट्री दी, जो भी दी, इंटेस्टाइन में रिटेन कर दी। मुझे इंटेस्टाइनल किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो वहां तो बैक्टीरिया को किल करेगी ना ड्रग, सो दिस इज बेनिफिशियल। अब इसने आगे एग्जांपल क्या लिखी, इसने एग्जांपल इधर मेंशन किया फॉर द, सो दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये एक डिजीज है, क्या डिजीज है? इन्फ्लेमेशन होती है इसमें। अच्छा, अब इसी डिजीज के आगे बच्चों गौर करो, इसी डिजीज के आगे इसने लिख दिया फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या ये कहना चाह रहा है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की एक एग्जांपल है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अच्छा, अगर ये एक एग्जांपल है तो दूसरी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इसने कहा ना इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी इसकी एग्जांपल है क्रोन्स डिजीज। अच्छा, अब ये देखो कलर्ड एरिया नजर आ रहा है ना इधर, यहाँ पे कलर्ड एरिया नहीं नजर आ रहा। डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जी। क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस क्या है जी? हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज क्रोन्स डिजीज, सेकंड वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, कोलाइटिस से याद रखना बेसिकली इसमें क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर दिया। पर्टिकुलरली कोलाइटिस से याद रखो कोलन को अफेक्ट कर दिया। ठीक है, कोलन को, रेक्टम को, मींस लोअर पोर्शन को, ये जो रेड में इंडिकेट है। ठीक है, हमने कोलाइटिस से याद रख लिया कि जी अफेक्शन जो इन्फेक्शन साइट है, इन्फ्लेमेशन साइट है, दैट इज कोलन, रेक्टम। ओके, अब दूसरी में यहाँ अपर पोर्शन लोगों का हाईलाइटेड है ना, इसमें जो आपके पास बेसिकली इन्फ्लेमेशन आती है, जो अफेक्टेड एरिया है
that is from the mouth to the anus, precisely before the large intestine, before the colon. ठीक है, इसने क्या किया, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को डिवाइड कर दिया. जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके इन्फेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, Crohn's disease. जो लोअर है जिसमें कोलन और रेक्टम आ रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं. ठीक है, ये बच्चों डिफरेंस याद रखना. ओके, अब क्या होता है जी, हम लोग कौन सी ड्रग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कौन सी ड्रग इफेक्टिव है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, सल्फासालाजीन. ओके जी, सल्फासालाजीन हम लोगों ने डिस्कस की. अब सल्फासालाजीन बच्चों बेसिकली काम करती कैसे है. मैंने कहा था इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर ही कुछ ऐसा होगा कि ड्रग टूटेगी. ठीक है, टूटने के बाद हो सकता है कि फिर कहीं जाके एब्जॉर्ब हो, फिर इसकी मेटाबॉलिज्म हमने एक्सक्रीट भी तो करनी है ना, ड्रग्स ट्राई तो करेगी ना हम लोगों की बॉडी. तो ये जो आपके पास सल्फासालाजीन है इसके साथ होता क्या है, इंटेस्टाइन में रिटेन करते हैं. इंटेस्टाइन में आपके पास इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है. इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ने क्या किया, आपके इस ड्रग को की ब्रेकडाउन कर दी इन टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट इज सल्फापाइरिडीन, सेकंड कंपोनेंट इज 5-aminosalicylate. इसमें से बच्चों जो 5-aminosalicylate है बेसिकली ये आपको एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट दे रहा है. हमने यही कहा था ना किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ये, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए. इसमें इन्फ्लेमेशन ही है ना. ओके, बेसिकली ये कंपोनेंट है. अब जी हम लोगों की ड्रग दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट हुई. उस दूसरे कंपोनेंट का नाम था सल्फापाइरिडीन. सल्फापाइरिडीन जो है इसकी एब्जॉर्प्शन होगी. ठीक है, एब्जॉर्प्शन लीड्स टू द टॉक्सिसिटी इन पेशेंट हु आर स्लो एसिटाइलेटर्स. जर्नल फार्माकोलॉजी बच्चों याद करो, जर्नल फार्माकोलॉजी में पढ़ा था ना, स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स. ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपकी ड्रग को स्पीड से एसिटाइलेट नहीं कर सकते, इनएक्टिव नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स के अंदर इस कंपोनेंट का लेवल बढ़ेगा जिसकी वजह से टॉक्सिसिटीज या एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक. ये हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म. अब मैंने पिछली स्लाइड से मुझे अंदाजा लगा कर दो कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होगा. एसिटाइलेशन है ना. तो मेटाबॉलिज्म में से लिखा कि जी ड्रग या तो एसिटाइलेशन के प्रोसेस से गुजरती है या फिर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से गुजरती है. क्लियर हो गया यहाँ तक. ओके, जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट थी दैट इज डिवॉइड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी. पिछली स्लाइड में मैंने कोई कहा है कि इसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है. ठीक है, इसकी किसी किस्म की कोई बच्चों एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं आएगी. अब एक पॉइंट यहाँ से याद रखो, सल्फोनामाइड्स एसिडिक है क्या बेसिक है? सल्फोनामाइड्स बेसिक है बच्चों. these are basics. सल्फोनामाइड्स आर बेसिक. अच्छा, यूरिन एसिडिक है या बेसिक है? यूरिन एसिडिक है. ब्लड की पीएच क्या है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल कह सकते हैं, ऐसे 7.34 कहते हैं ना हम लोग. ठीक है, ओके. अब ये जो आपके सल्फोनामाइड्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रल पीएच पे या तो फिर एसिडिक पीएच में प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, क्रिस्टल्स बना देते हैं. इन क्रिस्टल्स को हमने कहा है दीज आर द क्रिस्टल यूरियाज. आगे से ब्रैकेट में लिख दिया स्टोन फॉर्मेशन एंड देयरफॉर दे मे कॉज द डैमेज टू द किडनी. क्रिस्टल यूरिया मींस क्रिस्टल्स इन द यूरिन. ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं यूरिन में जो आपके पास ट्यूबुलर ल्यूमन है उधर भी तो क्रिस्टल बन सकते हैं ना. ठीक है, अच्छा अब एक्सक्रीशन का प्रोसेस का क्या है. एक्सक्रीशन हम लोगों ने पढ़ा था जी, अगर आपकी ड्रग डिवाइड करेगी, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगी, पोलर नेचर में चलेगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से आपके यूरिन में आएगी, एक्सक्रीट होगी. थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है. ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है कि जी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्रग को उठाएंगे, आपके यूरिन में डालेंगे और ड्रग को एक्सक्रीट कर देंगे. सिंपल इसने यही बात लिखी. एक्सक्रीशन है क्या है जी, इट इज एलिमिनेटेड बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द सेकंड ऑप्शन इज द सेक्रीशन प्रोसेस. क्लियर हो गया यहाँ तक. ओके, दे में आल्सो बी एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क. 3 क्या पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, फिल्ट्रेशन, सेक्रीशन एंड द ब्रेस्ट मिल्क. अच्छा, अब मैं कहती हूँ ड्रग जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट करती है.
पॉसिबिलिटी है कि प्रेग्नेंट लेडीज में इस्तेमाल ना करें, ठीक है, फीटस के लिए हार्मफुल होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। अब आगे एडवर्स इफेक्ट, अभी पीछे काइनेटिक्स पढ़ी, पहले एडवर्स इफेक्ट क्या डिस्कस किया था, क्रिस्टल यूरिया बेसिक ड्रग है, एसिडिक एनवायरनमेंट में जाएगी, प्रेसिपिटेट करेगी, तो क्या करेगी, अपने आप को क्रिस्टलाइज करेगी, यानी कि क्रिस्टल यूरिया के चांसेस हैं, क्रिस्टल्स इन यूरिन के चांसेस हैं। अगर क्रिस्टल इन यूरिन, खाली जरूरी नहीं यूरिन के अंदर ही क्रिस्टलाइज कर रही है, या फिर ट्यूब्यूलर ल्यूमन में भी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है रीनल डैमेज करेगी। हम कह सकते हैं दिस इज नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, दिस इज नेफ्रोटॉक्सिक जी। अब मैं कह रही हूँ जो मेरी ड्रग है एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके काम खराब करती है, अब मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन आ सकती है कि मैं अपने यूरिन को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर दूं, हाइड्रेशन ज्यादा लूं, पानी ज्यादा लूं, ताकि यू जो क्रिस्टल्स हैं वो ना बने, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। क्रिस्टल्स ना बने, इसके पास एक रेमेडी क्या है जी, आप यूरिन को एल्कलाइन स्टेट के ऊपर लेकर जाएं, हाइड्रेटेड कंडीशन के ऊपर आए, यही चीज इससे लिखी, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड alkalization of the urine prevent the problem of crystal urias, ठीक है, ओके। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, क्या आपके जहन में क्या आते हैं, क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, स्किन रैशेस होंगे, जैसे ये बात लिखी रैशेस होंगे, एंजियोएडिमा होगा, देन वी विल हैव स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। एंजियोएडिमा कितनी दफा फार्माकोलॉजी में जिक्र है, एंजियोएडिमा इज द swelling of deep dermis, subcutaneous and submucosal tissues, ठीक है जी। अब हम लोग के पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, सेम मिलता जुलता सिंड्रोम है, डिसऑर्डर है आपके स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में, ब्लिस्टर्स बनेंगे, रैशेस बनेंगे, जो स्किन है वो शेड कर जाएगी, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आ रहा है ना सारा। हेमेटोपोइटिक डिस्टर्बेंसेस, इसमें क्या आता है, हेमेटोपोइटिक कुछ सेल्स से रिलेटेड है ना, हो सकता है नीमिया के भी चांसेस हों, खास तौर पे देखा गया है कि हीमोलिटिक एनीमिया के चांसेस हैं, खास तौर पे पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में जिनके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है। फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है कि जी G6PD का लेवल बढ़ेगा, आरबीसी की फॉर्मेशन बढ़ेगी, ठीक है। अब इस ड्रग का एक एडवर्स इफेक्ट आ गया हीमोलिटिक एनीमिया, सेकंड वन इज ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, पीनिया का वर्ड है मींस कम हो रहा है, ग्रेन्युलोसाइट्स की अमाउंट कम हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइट्स की अमाउंट कम हो रही है, ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया को हम ऑल्टरनेटिवली ग्रेन्युलोसाइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब इन सेल्स की अमाउंट कम होने की वजह से भी रिएक्शंस आएंगे, फेटल रिएक्शंस आएंगे, इसमें का एक प्लास्टिक एनीमिया के चांसेस हैं, ब्लड डिस्ट्रेसियस के चांसेस हैं, डिस्ट्रेसियस मींस ब्लड डिसऑर्डर्स के, ब्लड डिजीजेस के चांसेस हैं। अब हमारी बुक में इसने मेंशन नहीं किया कि ब्लड डिसऑर्डर्स या डिजीजेस क्या चीज हैं, गूगल करते हैं, उसके अंदर हमने देखा जी आपके पास जो ये ड्रग्स हैं सल्फा ड्रग्स क्या करती हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी करती हैं। फिजियोलॉजी में विटामिन के पढ़ा था जी, क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, ऐसे ही है ना। पर्टिकुलरली बच्चों विटामिन K1 क्लॉटिंग से एसोसिएटेड है, K2 जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज, ठीक है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज विटामिन के की फॉर्मेशन करते हैं, और अब ये सल्फोनामाइड्स क्या करेंगी, उन बैक्टीरियाज को किल करेंगी, डेफिनेट उन बैक्टीरियाज को भी किल कर देंगे जो विटामिन के बना रहे हैं, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। इसमें से बच्चों जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विटामिन्स, जो विटामिन के है K1, विटामिन K1 का जो है मेजर सोर्स है दैट इज द प्लांट सोर्स, इसको हम प्लांट से पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम फाइनोक्विनोन भी कहते हैं, ठीक है। जो विटामिन K2 है जिसको बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर रहा है आपके बॉडी में, उसको हम मीनाक्विनोन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके जी। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट कर्निकटेरिस, ये एक एडवर्स इफेक्ट है, अच्छा क्या है। अब मेरी बात याद रखो, आपके जो सल्फोनामाइड्स हैं दे हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द सीरम प्रोटीन, आपके सीरम के अंदर प्रोटीन है, उसमें से एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, पता है ना आपको। ये मेरी सल्फोनामाइड है, ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है। अब कितनी दफा पढ़ा होगा
और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं, जिनमें से एक वारफरीन भी है, कुछ ड्रग्स भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं, बिलीरुबिन भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है। अच्छा, मैंने 3 नाम लिए, वारफरीन, बिलीरुबिन एंड ड्रग्स, ठीक है। सारी की सारी किसके साथ बाइंड करी थी? एल्ब्यूमिन के साथ। अगर मेरी ये जो ड्रग सल्फोनामाइड है इनको हटाकर खुद से बाइंड कर दे तो जो 3 कंपोनेंट्स का मैंने नाम लिया उनका तो लेवल बढ़ गया ना आपकी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे जी। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिलीरुबिन को, क्योंकि हम लोग कार्निक टेरेस डिस्कस करें। पिक्चर देखो, इन्फेंट्स में दिखाएंगे कि बच्चों में कुछ है। अब होता क्या है जी कि मेरी जो सल्फोनामाइड है वो क्या करेगी, ये मेरे पास एल्ब्यूमिन है, इसने क्या किया, इसके साथ बिलीरुबिन अटैच की, मेरी सल्फोनामाइड आई, इसने बिलीरुबिन को डिटैच किया, खुद को अटैच कर दिया, बिलीरुबिन अब फ्री हो गई। अब बिलीरुबिन क्या करेगी, जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें उनका ब्लड ब्रेन बैरियर वेल डेवलप्ड तो नहीं है, उसे क्रॉस कर जाएगी, ब्रेन में एक्यूमुलेट कर जाएगी। अब उस एक्यूमुलेशन की वजह से जो इफेक्ट मेरे पास आ रहा है दैट इज कार्निक टेरेस। अब वो इफेक्ट क्या आ रहा है जी, उसमें क्या है कि 3 किस्म के डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज के जी मूवमेंट डिसऑर्डर आ रहा है, हेयरिंग डिसऑर्डर आ रहा है, हेयरिंग लॉस हो रही है, विजन इफेक्ट हो रही है। 3 आ गए ना, मूवमेंट, हेयरिंग एंड विजन आ रहा है, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट डिसऑर्डर का नाम है, इसने इधर क्या लिखा है, इसको कहा है एपिथ्रोइड सेरिब्रल पाल्सी, या फिर इसको कहते हैं डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी। क्लियर हो गया जी। कार्निक टेरेस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा, बच्चों में क्रॉस करेगा क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर वहां वेल डेवलप्ड नहीं होगा। चलिए अब मैं टर्म्स यूज करेंगे। अच्छा, आगे फार्माकोलॉजी में भी ना बच्चों ये टर्म्स बार बार आएंगे। प्रीटर्म बिफोर दी 37 मंथ्स, ठीक है, बट बिफोर दी 37 मंथ्स उस एज का जो आपके पास इंडिविजुअल है, जो है उसको हम कहेंगे दैट इज प्रीटर्म, ठीक है। नियोनेट्स की एज क्या है, फ्रॉम 0 to 28 डेज। इन्फेंट्स की एज क्या है, 28 से मोर देन, इधर कर दो, मोर देन 28 to 1 year old। देन चाइल्ड की एज क्या है, यहाँ ऊपर मान लिया था ना, यहाँ 28 तक था, मोर देन 28 इधर करना, मोर देन 28 to 1 year। अब चाइल्ड कहाँ पर आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 year टिल दी रीच दी प्यूबरिटी। जब प्यूबरिटी की स्टेज आ जाएगी देन वी विल कॉल देम एडोलेसेंट्स, ठीक है। एडोलेसेंट्स मींस प्यूबरिटी आ गई, फॉर एग्जांपल इन मेल्स हेयर डेवलपमेंट, ठीक है, और फॉर फीमेल्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मेंस्ट्रुएशन। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अच्छा, ये टर्म्स बार बार जहां भी आए ना आपको एज ड्यूरेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने कहा कि मेरी ड्रग, क्या वर्ड लिखा है, ड्रग पोटेंशिएशन। अच्छा, मेरी ड्रग क्या, मेरी ड्रग से सल्फोनामाइड ने पहले क्या किया, बिलीरुबिन को हटाया। मैंने कहा हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में कितनी दफा पढ़ा, और भी ड्रग्स जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है। उसमें से एक ड्रग है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट भी अपने आप को एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है। मेरी सल्फोनामाइड ने क्या किया, मेथोट्रेक्सेट को कहा जी उसको, उसकी एक्सेस नहीं होने दी एल्ब्यूमिन के पास, खुद आके अपने आप को एल्ब्यूमिन से अटैच कर दिया। मेथोट्रेक्सेट का लेवल बढ़ गया, उसके लेवल के बढ़ने की वजह से भी डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे जो उस ड्रग्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट आगे जाके बच्चों एंटी कैंसर में भी पढ़ेंगे, क्रोन्स डिजीज में इस्तेमाल होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल होते हैं, सोरायसिस में इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा जी मेरी ड्रग ने क्या किया, मेथोट्रेक्सेट को रिप्लेस कर दिया, MTX मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट का लेवल बढ़ा, एडवर्स इफेक्ट आपके आएंगे। फर्स्ट वन इज मायोसुप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होके म्यूकोसाइटिस इन्फ्लेमेशन आ गई। देन वी हैव नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये मेथोट्रेक्सेट के लेवल के बढ़ने की वजह से इफेक्ट्स आएंगे। इट मींस मैं कह सकती हूँ कि मेरे सल्फोनामाइड्स की इंटरेक्शन है मेथोट्रेक्सेट के साथ, कह सकती हूँ ना। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी कह सकते हैं जी मेथोट्रेक्सेट को आपने नहीं देना सल्फोनामाइड्स के साथ। अच्छा,
मैंने कहा जी जो आपकी ड्रग है ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट करती है, इसमें जी आपकी ये जो ड्रग है डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट करते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देंगे, खास तौर पे आप किसको नहीं देंगे, न्यूबॉर्न्स को और ऐसे इन्फेंट्स को हु आर लेस देन 2 मंथ्स ऑफ एज। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एडवर्स इफेक्ट्स हम लोगों के हैं। दूसरी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जी, आपने मेथोट्रेक्सेट को मेथेनामीन के साथ नहीं देना। अब ये मिथेनामीन क्या चीज है? यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस ड्रग को भी इसके साथ क्यों नहीं देना? इसने रीजन मेंशन की है आगे कि आपके ये जो मेथेनामीन है ये क्रिस्टलाइज कर देगी आपके सल्फोनामाइड्स को, इसका मतलब कोई एसिड बेस का चक्कर आ रहा है। अच्छा, अब कैसे क्रिस्टलाइज कर देगी? आपके जो अब इसने आगे डिस्कस किया, जो आपके मेथेनामीन है बेसिकली यूरिन में जब जाती है, यूरिन में एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट आपके मेथेनामीन को कन्वर्ट कर देता है फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं ये जो फॉर्मेल्डिहाइड अब बना है दैट इज बेसिकली क्या कर रहा है, आपके सल्फोनामाइड्स को क्रिस्टलाइज कर रहा है, ऊपर से सल्फोनामाइड्स को ऑलरेडी यूरिन में एसिडिक एनवायरनमेंट मिल रहा है तो क्रिस्टलाइज होने के चांसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक और बात याद रखो, मैंने कहा मिथेनामीन हमारे जहन में आ रहा है कि इनएक्टिव ड्रग है, यूरिन में गई, उसने अपने आप को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसने एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दिया, ऐसे कह रही हूँ ना मैं, यानी कि एसिडिक कंडीशन चाहिए है मेरी मेथेनामीन को ताकि जी वो किसी ना किसी तरह कन्वर्ट कर जाए फॉर्मेल्डिहाइड में और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आए। अब मेरे साइंटिस्ट ऐसे सोच सकते हैं ना कि मेथेनामीन मैं बनाऊं ही किसी एसिडिक सॉल्ट के साथ, क्या पता जी यूरिन में इतनी एसिडिक एनवायरनमेंट मिले या ना मिले, ठीक है। तो जब हम लोगों ने गूगल किया तो गूगल से पता करने से पता चला जी मेथेनामीन ऐसी ड्रग है, ऐसा यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है कि जिसके जो ऐसी फॉर्म में आती है कि उसके अंदर एक कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इटसेल्फ डोंट हैव एनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, लेकिन उस कंपोनेंट का मकसद सिर्फ ये है कि आपके मेथेनामीन को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे ताकि एंटीबैक्टीरियल एक्शन। इसने कहा जी कोई एक कंपोनेंट, ओके। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने फिर गूगल किया, हमने क्या किया जी, अब देखा जी कौन सी टैबलेट देखूं, कौन से डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, उसकी कंपोजिशन चेक कर, ठीक है। जब हमने उसकी कंपोजिशन चेक की, कंपोजिशन में देखो क्या लिखा, मेथेनामीन हिप्यूरेट टैबलेट मिली, एक अलग से कंपोनेंट मिलता है ना एडिशनल कंपोनेंट, मेथेनामीन मेंडिलेट टैबलेट, ओके। मजीद स्टडी की तो मुझे पता चला कि ये जो है मेरी मेथेनामीन, इसके अंदर जो हिप्यूरेट टैबलेट है, हिप्यूरेट का क्या कंपोनेंट का क्या मकसद है, दिस इज बेसिकली दी हिप्यूरिक एसिड सॉर्ट ऑफ मेथेनामीन, एसिड कंपोनेंट आ गया इसके अंदर, ओके। अब ये मेंडिलेट क्या है, मेंडिलेट इज दी मेंडेलिक एसिड सॉर्ट ऑफ मेथेनामीन, एसिड ऑलरेडी है मेरी टैबलेट के अंदर। अब इसने जी क्या करना है, एक तो मेरा यूरिन भी एसिडिक था, ऊपर से फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, ऊपर से क्या आ गया जी ये एसिडिक कंपोनेंट्स आ गए, इन्होंने मिलके क्या किया, मेरी ड्रग को मजीद क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके डालने की रीजन क्या हो सकती है, क्यों ने जरूरत पड़ी कि इसे डाल दे। आगे जाके जब हम लोग यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स देखेंगे ना, उसमें लिखा है कि आपकी जो मेथेनामीन है नो डाउट फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, लेकिन साथ ही साथ क्या बनाती है, अमोनिया भी बनाती है। तो जी इस वजह से हमें जरूरत पड़ गई जी बेस का लेवल नहीं ना बढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एक एसिडिक कंपोनेंट बीच में डाल दिया ताकि फुल एसिडिटी मिले, फॉर्मेल्डिहाइड बने और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन थी बिटवीन द सल्फोनामाइड्स एंड मेथेनामीन, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों के सल्फोनामाइड्स थे, इसमें आप लोगों ने इसके एडवर्स इफेक्ट्स और ये मेथेनामीन के साथ इंटरेक्शन को अच्छे से याद करें, ठीक है।